दोस्तों नमस्कार। वह नेता लोकप्रिय है, वो नेता जनप्रिय है। उसके कामकाज का तरीका सख्त है, लेकिन वह इस देश को बनाने में जुटा हुआ है। वह इस देश को इस तर्ज पर गढ़ रहा है जिसकी कल्पना इससे पहले कभी किसी ने की ही नहीं थी। इस देश के भीतर की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसके कद को और बड़ा कर चुकी है। और सही मायने में वह इस देश की राजनीति के ऊपर है, संसद के ऊपर है, और सरकारें आए जाएं, लेकिन उसकी पहचान इतनी जबरदस्त है कि आप उसके कालखंड को भूल नहीं सकते हैं। जी, 1984 के बाद पहली बार 2014 में, यानी 30 बरस के बाद, बीजेपी को बहुमत मिला। और बहुमत उसी नेता के नाम और उसी नेता के चेहरे पर मिला जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचना और उड़ान भरने से पहले अडानी के जहाज पर देश भर में घूमना और इतनी ज्यादा रैलियां करना और वर्चुअल रैली भी करना, सब कुछ आपको याद एक झटके में हो सकता है आने लग जाए। और आप सोचने लग जाएं कि 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को लाया गया था तो पहली पहचान क्या हुई थी। 2002 के दंगे थे। उन दंगों के तुरंत बाद उस दौर के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का राजधर्म का पाठ था। उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात था। उसके बाद सिंगूर में टाटा को जगह न मिलने के बाद सिर्फ एक फोन पर एक झटके में गुजरात में जमीन दे देना था। कॉरपोरेट के नेक्सस को आगे बढ़ाते हुए 2009 में ही कदम रखने की चाहत थी, लेकिन तब रास्ते में अडवाणी थे जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। वो शख्स तो इतना लोकप्रिय और इस नेक्सस के सहारे रचता बसता चला गया कि बीजेपी पीछे छूट गई, संघ परिवार नतमस्तक हो गया। और जब सत्ता में आया तो फिर दिल्ली में तूती कुछ इस तर्ज पर बोली, जहां पर नोटबंदी लग गई, लाइन में सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आंच नहीं आई। इस देश के व्यापारी, जो माना जाता था बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, सही मायने में बनियों की पार्टी भी है। इन बातों का जिक्र खुलकर राजनीतिक तौर पर होता रहा, लेकिन जीएसटी आया और उसके बाद तमाम गुस्सा आक्रोश छलका जरूर, लेकिन कोई चू तक भी नहीं कर पाया। पार्टी आगे बढ़ती चली गई। कोविड काल में गायब हो गए, बावजूद इसके कहीं कोई आंच नहीं आई। सूरत का टेक्सटाइल पूरा का पूरा इंडस्ट्री हो या फिर डायमंड इंडस्ट्री हो, मजदूर छोड़कर चले गए, परिस्थितियां नाजुक हो गई, देश की इकोनॉमी डावांडोल हो गई, एमएसएमई के शटर गिरने लग गए, लेकिन आंच नहीं आई। और यह एक ऐसी परिस्थिति रही जिसमें 2024 में पहला झटका जरूर लगा जब पार्टी अल्पमत में आ गई 240 सीटों के साथ। लेकिन इस दौर में जो लोकप्रियता, जो अंदाज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ता चला गया, उसमें हर बार उन्होंने इस देश में पहली बार वोट डालने वालों से संबंध संपर्क बनाया। वो परीक्षा पर चर्चा से शुरुआत हो या फिर इस देश पर आतंकवादी हमले के बाद उन्हीं हमलों को लेकर और जवान शहीद हो गए उनके नाम को लेकर 18-19 बरस के युवाओं से वोट मांगा। और उस पूरी प्रक्रिया के भीतर कभी कोई आंच आई ही नहीं। यहां तक कि 2024 में भी जब डगमगाई बीजेपी तो उसमें युवा फिर भी साथ खड़े थे। जो डगमगाई हुई परिस्थिति थी उसके पीछे किसान था, किसान का आंदोलन था। इस देश में मजदूरी की स्थिति में डगमगाती हुई बेरोजगारी और उसके साथ न मिलने वाला न्यूनतम काम भी जो था वह भी गायब हो गया था, लेकिन युवा तबका डगमगाया नहीं। और 2024 के बाद जब सरकार ने बांध लिया कि अब कोई चुनाव नहीं हारेंगे, तो एक झटके में विपक्ष कुछ समझ नहीं पाया और पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा इस देश के जनजी को समझना होगा। क्योंकि विपक्ष और विपक्ष का नेता यह मान चुका था अब चुनाव में हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव कराने के लिए जो संस्थान है वह भी सत्ता के लिए काम करने लगा है। बात ईवीएम से शुरू हुई, बात आई गई हो गई।
बात उसके आगे बढ़ती चली गई और जब बात एसआईआर तक पहुंची तो स्थितियां खुले तौर पर रेंगने लगी। सत्ता भी हमारी, वोटर भी हमारा, आप क्या कर लीजिएगा। और कोई कुछ कर ही नहीं पाया। वो तमाम छत्रप जो अपनी राजनीतिक जमीन को पकड़े हुए थे, जमीन उखड़ती चली गई। लालू यादव उनका बेटा गायब, ममता बनर्जी पूरी राजनीति धराशायी, ठाकरे परिवार कहीं का नहीं, शरद पवार कोई हाथ में किसी भी तरीके की कोई कुछ नकेल नहीं, कुछ भी नहीं बचा। स्टालिन खुद ही चुनाव हारे, गायब हो गए। एक झटके में विजय उभरकर सामने आ गए। यह मैसेज है कि दरअसल हम ना सिर्फ लोकप्रिय हैं, ना सिर्फ जनप्रिय हैं, हमारी नीतियां इस देश को गढ़ रही है। वो राष्ट्रवाद की सोच हो या फिर वह भक्ति काल में ले जाकर आस्था के सवाल के साथ परिस्थितियां जुड़ रही हो। अयोध्या में डाका पड़ गया और उसके बाद सवाल बड़ा हो गया कि अब संघ की भी कोई छवि बची नहीं है। बहुत ही शालीनता के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी कदम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाए और अपना कद बड़ा कर लिया। संघ से बड़ा कद उत्तर प्रदेश में धर्म और आस्था और अयोध्या के आश्रय उनका बढ़ गया। लेकिन इस पूरे कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर आंच नहीं आने दी गई। छवि की आंच कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के तौर पर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर जरूर उभरी, लेकिन फिर भी छवि बरकरार रही। वो छवि इजराइल के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके बाद युद्ध का ऐलान। भारत की गुटनिरपेक्षता गायब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति और विदेश नीति बार बार चूकती हुई नजर आई, लेकिन छवि बरकरार रखने की सोच इस तर्ज पर बरकरार रही कि जो भी ताना बाना प्रधानमंत्री की छवि को लेकर पहले दिन से यह कहकर गढ़ा गया, हर मंत्रालय के विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा होगी, हर बड़ा ऐलान पीएमओ से होगा यानी प्रधानमंत्री खुद करेंगे, हर किसी जगह पर जो भी उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री खुद करेंगे, यानी सिर्फ प्रधानमंत्री। और इसका असर यह हुआ, जो बजट होता था प्रचार का, हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय, हर राज्य सरकार का 83% बजट प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में खर्च होने लग गया। काम हो ना हो, प्रचार पूरा होता रहा। और यह परिस्थिति इस हद तक बढ़ी हुई इस देश के भीतर, कौन उस पत्थर को उठाए जिसके बाद कहे कि दरअसल यह बड़ा बुलबुला है। किसी ने कहने की हिम्मत ठानी नहीं और झटके में जंतर मंतर। दरअसल जंतर मंतर ने उस पूरी छवि को ही काफूर कर दिया, जो छवि इस देश के भीतर यह सोच समझ कर बनाई गई थी कि यह एक लोकप्रिय जनप्रिय परिस्थितियां हैं। और इस छवि का टूटना, और टेक्नोलॉजी कहिए या सोशल मीडिया कहिए, उसके जरिए पूरी दुनिया में उसी जेंजी के खड़े होकर जिन परिस्थितियों को 6 दिनों के भीतर खड़ा कर दिया, उसने इस सरकार की चूने हिलाई या ना हिलाई, लेकिन उस छवि का पूरा मुखौटा हटा डाला और एक झटके में सरकार सकते में आ गई। लेकिन छवि बरकरार रखने की कवायद महज 12 घंटे के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। जंतर मंतर पर छात्र लौट गए, जेंजी लौट गया। जिन वादों को किया था वो वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। जिन बातों का शोर था छात्रों पर किस तरीके से पैलेट गन के जरिए हमला हुआ, आज उसकी एक दूसरी तस्वीर बिहार में हाथों में AK-47 लिए एक सिपाही की उभरकर सामने आ गई। इन सब के बीच छात्रों पर मुकदमे ठोके जाने लगे। वो छात्र जो उस जेंजी के आसरे पहुंचे थे जंतर मंतर, तस्वीरें भांपी जाने लगी। इंस्टाग्राम में जिसके भी जितने भी जिस रूप में चल रहे थे, जो मौजूद जंतर मंतर का एहसास कराते थे, वो गायब होने लगे। एक एक करके सारी चीजों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई। यानी खुले तौर पर जब कहा गया था कोई केस नहीं होगा, वह भी बात खत्म हुई और नई परिस्थितियों में नए तरीके से चीजें आकर फिर से गढ़ने की तैयारी शुरू हो गई। इस छवि को बरकरार रखना होगा और इस छवि को बरकरार रखना होगा तो पहली बार हम जंतर मंतर नहीं समझ पाए, अब समझ चुके हैं। हम तो इंस्टाग्राम पर भी आ गए। अब देखेंगे कैसे चीजें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच
कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने कहा था किसी पर कोई केस नहीं होगा, सब कुछ हो रहा है तो हम दोबारा आ सकते हैं। सीजीपी के प्रवक्ता ने खुले तौर पर कहा हम आ सकते हैं, हमसे आप पंगा मत लीजिए। लेकिन सरकार जिस छवि के आसरे दिल्ली में बीते 12 वर्षों से है और जिस छवि के आसरे 12 वर्षों तक गुजरात में सत्ता संभाली गई है, यानी 25 बरस की इस यात्रा में सिर्फ एक जंतर मंतर का खेल कुछ इस तरीके से उभर गया जहां सरकार की पूरी छवि डगमगाने लगी। बात आज शुरू तो इसी बात से होनी चाहिए, इस छवि के पीछे की वह ताकत, कौन मंत्री बनेगा, कौन कब हटेगा, कैसे हटेगा, यह तय प्रधानमंत्री करेंगे। नाम नरेंद्र मोदी है। इसीलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब लिया जाए, कब स्वीकारा जाए, तय किया गया। जिसको बनाना है शिक्षा मंत्री उसको बताया तक नहीं गया। जो शिक्षा मंत्री से हट चुका है उसको राजनीति के दायरे में गुम होने नहीं देंगे। अगर वो गुम हो गया तो फिर बार बार हमारी छवि का जिक्र होगा। तो आज जब पार्लियामेंट जाएं तो सब जश्न के साथ उनका स्वागत करें। यानी ये सारी तस्वीरें एक एक करके उभरने लग गई। पार्लियामेंट के गलियारे में धर्मेंद्र प्रधान का पहुंचना, उससे पहले जब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बनाए गए तो वो अचकचा से गए, उन्हें तो जानकारी ही नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री हो गए। तो आज जब पूछा नहीं गया तो कल हटा भी दिया जाएगा। यानी एक ऐसी छवि गढ़ दी गई है कि उसी के इशारे पर सरकार को चलना है, पार्टी को चलना है, संगठन को चलना है, संघ को चलना है और इस देश को भी चलाने की कोशिश है, जिसको चुनौती जेनजी ने दी। शुरुआत तो हमें लगता है कैसे शिक्षा मंत्री बन गए प्रहलाद जोशी और कैसे आज धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए पार्लियामेंट में जोशो खरोश के साथ, इन्हीं दोनों तस्वीरों और बातों के साथ होनी चाहिए। अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। प्रहलाद जोशी के जरिए मैसेज दिया गया कि हमारी उंगलियों पर इस देश के मंत्री नाचते हैं, जिसे चाहें जब चाहे बनाएं, जिसे चाहे जब चाहे हटाएं, वो सिर्फ नाम के लिए है। सरकार हम चलाते हैं, ये मैसेज दिया गया। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर पर इस्तीफा देने के बाद जितना बड़ा रेला कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रियों का और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का लग गया, उसके बाद आज पार्लियामेंट का नजारा भी जो आपने देखा, वो मैसेज है जेनजी, ताल ठोकना है ठोक लीजिए। अब हम समझ चुके हैं, हम अपनी छवि को धूमिल होने नहीं देंगे। और इन सब के बीच विपक्ष अगर कह रहा है कि इस देश के गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब नहीं देंगे। ना गृह मंत्री आए ना प्रधानमंत्री आए, इसमें पार्लियामेंट के भीतर मौजूद राहुल गांधी भी सदन के भीतर नहीं आए। यानी पहले दिन इस देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट क्यों चल रही है और उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। यह मैसेज खुले तौर पर सरकार ने भी दिया और शायद विपक्ष ने उसे समझ भी लिया। इसीलिए तो कहा गया नहीं नहीं कल से चर्चा करेंगे। यानी इस देश की उस जेनजी ने जो बीते 12 वर्षों की छवि और 12 वर्षों के उस कथन को उसने धूमिल कर दिया, जहां कहा गया कि बड़े सख्त हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े जनप्रिय हैं,
और देश को गढ़ रहे हैं, सब कुछ तो धूमिल हो गया जंतर मंतर पर, उसके बाद भी विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया। यानी विपक्ष की राजनीति और सत्ता की सियासत कमोवेश दोनों का रुख एक सरीखा चुनाव को लेकर हो ही जाता है। लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? इस देश का युवा अगर मुंह मोड़ लेगा तब क्या होगा? मुंह मोड़ लेगा? जी नहीं। इस देश के भीतर कोई नई दस्तक तो नहीं हो जाएगी और ये धड़कने यह देश जानने समझने लगा है। 6 दिनों तक जितना करंट जंतर मंतर के जरिए इस देश की राजनीति को डिगा रहा था, उसमें जैसे ही जंतर मंतर खत्म होता है उसके बाद पार्लियामेंट, आपको लगेगा ये सोया हुआ है, खामोश है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई सोच नहीं है। इस देश को कैसे बनाना है, सिर्फ पारंपरिक तरीके से परंपराओं के आश्रय जो चीजें चली आ रही हैं वैसे ही चलाना है। विपक्ष परिसर में हंगामा शोर मचाता है। उसी परिसर में धर्मेंद्र प्रधान आए और उस परिसर से हटकर बिहार में AK-47 लहराती हुई तब दिखाई दी जब पैलेट गन को लेकर विपक्ष कह रहा है कि गृहमंत्री जवाब दे, और गृहमंत्री जवाब नहीं देंगे। उनका कहना है जो जवाब होगा अब चर्चा में होगा, जो सख्त कानून हम ला रहे हैं। कोई कुछ कह सकता है, कर सकता है क्या? कह और कर नहीं सकता है तो पता नहीं कल क्या हो। अगर विपक्ष जंजी की पीठ पर सवार हो गया, अगर यह लगने लग गया, तो यह सत्ता तो उस मदहोशी और उस बेफिक्री में रहती है जहां पर पता नहीं कल शिवसेना और एनसीपी और टीएमसी की तर्ज पर कांग्रेस के भीतर भी कोई लकीर बीजेपी खींचने ना निकल जाए। अभी तक तो बात सिर्फ समाजवादी पार्टी तक पहुंची है, कल को कांग्रेस उसके दायरे में आ गई तब। यानी अतीत का बोझ सत्ता संभालने वाले वो तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर टंगा हुआ है। ईमानदारी और जिसके पास कुछ भी नहीं वो तो जंतर मंतर पर था, आप उसे कैसे घेरते? तो अब तस्वीरें छानी जा रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है और खुले तौर पर सड़क पर उन चेहरों को धमकी दी जा रही है कि अच्छा आप हमारे छवि वाले प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं। वोट तो उसने भी दिया, 2014 में दिया, 2019 में दिया, 2024 में दिया, लेकिन इस बार तो स्थिति नाजुक इसलिए इस देश में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। हमें लगता है 2 तस्वीरें यहां पर फिर देखनी चाहिए। एक पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष की कैसी मौजूदगी और दूसरी तरफ बिहार में AK-47 हाथों में लिया हुआ पुलिसकर्मी। गोली चलाई, वीडियो बनाई।